गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नो की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं साइलेंट लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर हमारी जो वंशिका रहती है वो मेले में घूमने जाती है छोटी और आरोही के साथ। आरोही जो रहती है उसे बहुत क्यूट लग रही रहती है और जब वो डर रही रहती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, ताकि वो उसे डर के कारण ही उसे करीब आने का उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से मौका मिलता है और वो एक मौका भी नहीं छोड़ती है। रोलर कोस्टर के टाइम पे वंशिका उसकी तरफ देख रही रहती है, आरोही डर रही रहती है, उसे कंफर्ट लेवल करने के चक्कर में वो उसे किस कर देती है और किस भी वो बहुत जोरों से करती है, एकदम पैशनेट वे में। वो तो अच्छी बात थी कि उसके आजू बाजू कोई लोग देखने के लिए थे नहीं, तो इसलिए उन लोगों के लिए कोई एम्बैरेस मोमेंट नहीं होता है। पर किस होने के बाद जब वो वहाँ से उतरती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है आरोही, क्योंकि आरोही को ऐसा लगता है कि ये बिना मेरी मर्जी के वो किस कैसे कर सकती है मुझे, और ये किस टाइप का बिहेवियर। नॉटीनेस एक अपनी जगह थी, बट ये तरीका तो बिल्कुल अच्छा नहीं था। इसलिए वो छोटी की तरफ देख के बोलती है कि हम घर खुद चले जाएंगे। दूसरी तरफ हमारी जो छोटी रहती है वो जब रोलर कोस्टर में बैठती है तो उसके बाजू में आके एक बहुत क्यूट सी लड़की बैठती है और उसका नाम रहता है जानशील। जानशील वहाँ पर आकर उसके बैठती है और कहती है मैं फर्स्ट टाइम राइड कर रही हूँ तो मुझे काफ़ी डर लग रहा है। तो यहाँ पे आरोही अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के उसे काफ़ी कंफर्ट लेवल देती है। सेम टाइम वो कंफर्ट लेवल डार्क हाउस में भी उसे देती है और इस तरीके से उन दोनों के बीच में एक हल्की सी बात वगैरह भी शुरू हो जाती है। बट इससे पहले वो उसे जानती, पूछती, कांटेक्ट करती, तभी उसके मॉम डैडी उसे बुला लेते हैं और वो भागकर चली जाती है। यहाँ पे भी छोटी सोचती है कि छोड़ो, हम भी तो इस दुनिया में कितने लोगों से राह चलते मिलते हैं, तो कोई इतना मैटर तो नहीं करता है। अब उसके आगे कार में बैठने के लिए सबसे पहले आरोही रिफ्यूज़ कर रही थी। आरोही बार बार बोल रही थी कि छोटी हम यहाँ से कैब बुक करेंगे, जाएंगे, वैसे भी 10:30 बज चुके हैं, डायरेक्ट यहाँ पे वंशिका को अपने घर जाने दो। अब वंशिका उसकी तरफ देखती है और कहती है कि मैम, मैं आपको लेकर आई थी तो आपको छोड़ने की भी जिम्मेदारी मेरी है। आप ये फालतू का गुस्सा वगैरह ये सब करना बंद करिए, चलिए अंदर। तो उसे कहती है कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, और इस तरीके से वो अपना मुंह मोड़ के बैठ जाती है। तभी उससे बोलती है छोटी आप अंदर बैठोगे प्लीज़, आपकी बहन को मैं थोड़ा सा हैंडल कर लेती हूँ। तो उसे कहती है ठीक है, और वो कार में जाके बैठ जाती है। तभी आरोही बोलती है छोटी मैंने बोला था तुम्हें बैठने के लिए, तो तुम जाकर बैठ गई हो। तो कहती है दीदी ये आप दोनों का रोज का मैटर है, मैं चुपचाप बैठी हूँ और मुझे जहाँ जाना है आप मुझे बता देना, फालतू का मेरे को इन्वॉल्व मत करो। ऐसे कह के वो अंदर बैठ जाती है कार में। वंशिका की तरफ वो इशारा करके बोलती है कि अब भुग दो। तो उसे पास जाती है, उसे कहती है अच्छा सुनो तो सही, क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। तो उसे कहते हैं कि मैं गुस्सा कर रही हूँ, तुम्हारी हरकतें जो है उसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगी। वंशिका कहती है देखिए अभी हम मेले के बाजू में हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, लड़ाई हम करेंगे, हम ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, हम लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। आपका जो भी चीज़ है मैं उसको वो सब चीज़ों को समझ रही हूँ, बट एट प्रेजेंट हमें यहाँ से उठना चाहिए और उठ के चलना चाहिए। प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात को समझिए, यहाँ से चलिए। ऐसे करके वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे अंदर की तरफ लेकर जा रही रहती है। तभी उसे बोलती है कि नहीं मुझे नहीं जाना है। तभी वो एकदम से बहुत टाइटली हाथ पकड़ती है, उसे कमर से खींच के बोलती है मैंने कहा ना आपकी सारी बात को मैं सुन लूंगी, समझूंगी। लेकिन अभी ही बैठी रहती है और साथ ही साथ वंशिका भी बैठी रहती है। जैसे ही वो छुट्टी उठ के चली जाती है, अंदर की तरफ भाग जाती है, तभी ये दोनों पीछे की तरफ एकदम से मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पर ना बैग रखा रहता है, जो एक्चुअली में लोगों ने शॉपिंग करते टाइम जैसे इयररिंग्स खरीदे थे, बैंगल्स खरीदे थे, और जो छोटी छोटी कॉस्मेटिक का आइटम्स होता ना वो सब खरीदा था, और छोटी वहाँ पर छोड़कर ही चली जाती है। तभी आरोही और वंशिका उन दोनों को उठाने के लिए पीछे की तरफ मुड़ते हैं तो दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती है और दोनों एकदम पास पास आके एकदम से खड़े रहते, मतलब एकदम करीब आ चुके रहते हैं। एक होती है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है, उसकी तरफ देख के वो भी उसकी तरफ खींचे चली जाती है। जैसे कि एक मैग्नेट की तरफ आयरन खींचे चला जाता है वैसे ही होता है, वो भी इतने करीब आ जाती है और वो दोनों इतने करीब रहते हैं कि वो वहां से उसके लिप को टच ही करने वाली रहती है। तभी एकदम से छोटी एकदम से खटखटाते हुए बोलती है मैं बैग भूल गई थी, और एकदम से वो गेट खोलती है और ये दोनों एकदम से डर जाते हैं और देखने लगते हैं। तभी छोटी ऐसे अपने भवरे से कुड़ के बोलती है आर दे गोइंग टू किस ईच अदर। और ये मेरा डरता आरोही यहाँ पर डर जाती है क्योंकि उसकी छोटी बहन ने उसको ये मतलब इस हरकत में देखा था और उसका क्या इम्प्रेशन होगा। वो थोड़ी सी घबरा जाती है और थोड़ा सा पीछे होके हो जाती है। वंशिका भी जाती है, छोटी यहाँ से भागते हुए चली जाती है और वो कुछ भी नहीं बोलती है। वो थोड़ी सी समझदारी दिखाती है कि अभी इस समय कुछ भी बोलना गलत होगा।
पर यहाँ पर जो हमारी वंशिका रहती है वो एकदम से बोलती है कि क्या हो गया। तभी आरोही साहब हाथ छुड़ाती है, उसको बोलती है कि क्या कर रही हो तुम, क्या करना चाहती हो तुम। हाँ, तुम्हारा नॉटीनेस एक हद तक था, पर आज जो तुमने हरकत करी है ना वो नॉटीनेस में भी नहीं आती है। तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? हाँ, तुम क्या चाहती हो? तुमने मुझसे बिना पूछे मेरा किस कर दिया। तुम्हें पता है ये मेरी लाइफ की फर्स्ट किस थी, जो काफ़ी स्पेशल होनी चाहिए और उस इंसान के साथ होनी चाहिए जिस इंसान को मैं चाहती हूँ किस करना। तुमने मुझसे बिना पूछे मुझे किस किया। और अभी क्या कर रही थी तुम कार में बैठ के? मुझे किस करने के लिए बैठी रहती। आज मेरी बहन को अगर देख लेती वो, और मेरी तो पूरी शर्मिंदा वाली फीलिंग आ जाती है, मैं कितनी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती। वंशिका, तुम्हारे लिए ना ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मजाक है, मेरे लिए नहीं है। तभी वंशिका उसका हाथ पकड़ के बोलते, लिसन, मेरे लिए भी कोई मजाक नहीं है। और आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? आज नहीं तो कल उसे पता ही चलना चाहिए कि मैं और आप एक दूसरे से प्यार करते हैं और वी विल बी गोइंग टू बी टुगेदर। यस, यस आरोही शर्मा, मैं वंशिका महाजन आपसे प्यार करने लग गई हूँ। आई लव यू एंड आई डू, आई रियली डू। मेरे अंदर जो बर्निंग डिज़ायर्स हैं वो जब भी आपके सामने आती है वो एकदम से उभरने लगती है, वो कंट्रोल नहीं होती। मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम क्या बकवास कर रही हो मुझसे? तभी वंशिका उसके पास आती है और बोलती, काम डाउन, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो। इसमें गुस्सा होने वाली बात नहीं है। देखो, आई नो यू लव मी एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू एक्सेप्ट दैट यू फॉल इन लव विद अ गर्ल। आई कम्प्लीटली एग्री, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप ऐसे डिनाई करोगे यू हैव अ फीलिंग फॉर मी। तभी उसे बोलती है कि व्हाट द हेल, मेरे अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है। और तुम, ये प्यार व्यार तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें सिर्फ मेरे लिए एक अट्रैक्शन है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये तुम्हें एक गेम लगता है कि भाई तुम ऐसी लड़की जो तुम्हें भाव भी नहीं देती है, जो तुम्हारी लड़कियों की तरह तुम्हारे आगे पीछे नहीं घूमती है, उस लड़की को एक पटाना, एक चैलेंज तुम्हारे लिए सिर्फ यही है। Vanshika, I am a सिर्फ a difficult chapter in your life, which you want to learn it, which you want to study it, which you want to gather it. बस और कुछ नहीं है। प्यार तक तो दूर दूर से भी तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें प्यार की डेफिनेशन तक नहीं पता है और तुम मुझे प्यार के बारे में बोलोगे कि तुम मुझसे प्यार करती हो। नो, नो वंशिका, यू डोंट लव मी। इट्स अ जस्ट अ इट्स अ जस्ट अ गेम फॉर यू। अब यहाँ पर जो वंशिका रहती है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉक्ड हो जाती है कि उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि आरोही उसे इस तरीके से बोल रही है। तभी यहाँ पर जो आरोही रहती है वो अपना हाथ छुड़ा के उसे बोलती है कि जो लड़की 7 दिन में सिर्फ बॉयफ्रेंड बना के चेंज कर सकती है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत एक मजाक है, उस इंसान से बारे में कुछ नहीं हो सकता। यू जस्ट वॉन्ट टू प्ले विथ मी, दैट्स ऑल ऑफ इट, और कुछ भी नहीं है, ये बोलती है यहाँ पर। तभी वंशिका जो रहती है वो कहती है कि लिसन आरोही शर्मा, आई लव यू एंड माई फीलिंग इज नॉट गोइंग टू चेंज, ओके। और ये कोई मेरे लिए मजाक नहीं था, कोई चीज़ें नहीं थी, बट शायद आपने मुझे समझा ही नहीं। आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ें मजाक है। तो कहती है मजाक ही है, तुम प्यार को कभी नहीं समझ सकती, तुमने कभी सही से प्यार किया ही नहीं है। तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ ये गेम है। मोहब्बत इबादत होती है जो तुम्हारे बस की भी नहीं है। ऐसे कह के वो आरोही अपना हाथ छुड़ाती है और चली जाती है। यहाँ पे वंशिका को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। वो आगे तक पहुँच जाती है, तब यहाँ पर जो हमारी वंशिका रहती है वो भी उसके सामने आके खड़ी होती है और उसके सामने खड़े होके बोलती है, आरोही, आप मुझे इस तरीके से बोलकर ऐसे नहीं जा सकती हैं। आपको क्या लगता है कि आपने फटाक से बोला, चीज़ें इस तरीके से बोल दी और मेरी फीलिंग्स आपके लिए कम हो जाएगी? हाँ, बोलती हो कि मोहब्बत इबादत है, तो मेरी मोहब्बत को जानो तो सही, फिर तो समझो ना कि वो इबादत है। ऐसे किसी भी मोहब्बत को जजमेंटल नहीं हुआ करता है। तभी आरोही बोलती, अच्छा, तुम्हारी मोहब्बत को समझूं, लिटरली तुम्हारी मोहब्बत को समझूं, जो सिर्फ 7 दिन के लिए किसी को भी अपना बॉयफ्रेंड बनाती है और किसी के साथ भी अपने प्यार का इजहार करती है। राह चलती तुम क्लब में जाती हो, लड़कियां तुम्हारे पास आती है, तुम उनके साथ फ्लर्ट करती हो। वहाँ पर निकिता के साथ तुम्हें मैंने स्टडीज़ करने के लिए बुलाया, तुमने निकिता के साथ भी फ्लर्ट करना स्टार्ट कर दिया। हम यहाँ पर जू में गए घूमने के लिए, तुम वहाँ पर भी ऐसा नहीं होता कि कोई लड़कियाँ तुम पे अट्रैक्ट ना हो और तुम उसके साथ फ्लर्ट ना करो। जो लड़की हर जगह मुंह मारती है ना, वो मोहब्बत को नहीं समझती है, और तुम यहाँ पर हर जगह मुंह मार रही हो। तो प्लीज़ डोंट टेल मी दैट
कि यू नो अबाउट द लव। आरोही काफी गुस्से से कह देती है। तभी वंशिका उसका हाथ पकड़ती है बहुत टाइटली और उसे बोलती है, लिसन टू मी, मैं मुंह मारती नहीं हूँ और आप मुझे क्या समझते हो, आई एम अ वुमेनाइजर? क्या मैं एक प्ले गर्ल हूँ, यही बोलना चाह रही हो आप? तो तभी आरोही हाथ छुड़ा के बोलते, यस एग्जैक्टली, मैं तुम्हें यही कहना चाहती हूँ कि तुम वुमेनाइजर हो और तुम प्ले गर्ल हो। तुम्हें बस लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलना आता है, तुम्हें उसके साथ सब कुछ करना आता है, तुम बस यही करती हो। और मेरे साथ मत करो। तुम्हें मुझ पे इंटरेस्ट इसलिए आया है क्योंकि आई एम द गर्ल हु नॉट गिविंग यू अ इम्पोर्टेंस दैट अदर गर्ल्स गिविंग यू। तुम्हारे आगे पीछे घूमती नहीं हूँ, तुम्हारी अप्रिशिएट नहीं करती हूँ, तुम्हारे पीछे नहीं घूमती हूँ, इसलिए इसी एक रीज़न है जिस रीज़न की वजह से तुम मेरे पीछे घूमी हो। और शायद ये भी तुम्हारा एक गेम होगा ना, वंशिका महाजन का गेम, कि उस लड़की को पटाया जाए जो एक्चुअली में किसी से नहीं पट रही है। बट मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं लिटरली, मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। मैं ये प्यार व्यार मजाक या तुम्हारी ये स्टूपिड गेम की पार्ट नहीं हो सकती हूँ। मेरे पास बहुत कुछ है वंशिका। तुम ये अपना गेम और ये अपनी डर्टी पॉलिटिक्स किसी और के साथ खेलो। आई एम नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। ऐसे कह के आरोही जारी रहती है। वंशिका उसका हाथ पकड़ के बोलती है, लिसन टू मी आरोही, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है। आपको गुस्सा है कि मैं क्लब गई थी, आपको गुस्सा है कि मैं यहाँ पर लड़कियाँ मेरे ऊपर होती, मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। मैं लिटरली, मुझे उन लड़कियों से कोई लेना देना नहीं है, वो मेरे लिए मैटर भी नहीं करती हैं। मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, बट मेरे लिए एक्चुअली में मैटर आप करते हो। यू आर द डैम इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ एंड आई रिस्पेक्ट दैट। आई डू, आई रियली डू। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तभी आरोही हाथ छुड़ा के बोलती है, नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी हैपेंड। वंशिका, लेट बी अ प्रोफेशनल। आई एम योर ट्यूटर, यू आर माई ट्यूटी, दैट्स इट। और कुछ नहीं हो सकता। और एक ऐसी लड़की जिसके लिए प्यार इबादत नहीं मजाक है, उसके साथ मैं नहीं रह सकती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से हाथ छुड़ा के जा रही रहती है। तभी यहाँ पर वंशिका उसके सामने आके फिर से कहती है, नो आई एम नॉट अ वोमेनाइजर। तो कहती है, नो यू आर। 7 दिन के लिए बॉयफ्रेंड बनाना और क्लब में जाके लड़कियों से चिपक चिपक के डांस करना वोमेनाइजर ही होती है। वंशिका, एक तरीके से तो उसका एटीट्यूड बहुत हाई लेवल था, वो बहुत इगोइस्टिक थी। लेकिन क्या कहते हैं ना कि जब कोई आपसे बेहद प्यार करता है और वो आपके सामने इस तरीके से आ जाए और आपको ये सारी बातें कह दे, तो आपके लिए बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। तो यहाँ से वो अपना हाथ उससे छुड़ाती है। आरोही डायरेक्ट सीधे सीधे जाती है अपने घर की तरफ और जब डोर लॉक करना रहता है तो उसके मुंह पे दरवाज़ा मार देती है, मतलब उसके सामने डोर लॉक कर देती है। वंशिका ये सब चीज़ें एक नज़र से देख रही थी और उसके मन में ये सवाल आ रहा था, कोई इतना कठोर कैसे हो सकता है, कोई इतना ज़्यादा बेरहम कैसे हो सकता है कि वो उसकी फीलिंग्स को भी नहीं समझ रहा है। आरोही यहाँ से जैसे ही अंदर जाती है वो अपनी बहन को कहती है कि क्या हो गया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि आपका और वंशिका दीदी का क्या हुआ है? तभी उसे कहती कि वंशिका वंशिका वंशिका, तुमने क्या लगा रखा है? मुझे उसका नाम तक नहीं सुनना है, अपनी स्टडीज पे ध्यान दो। वंशिका का नाम अब मुझे सुनना ही नहीं है। कट करे। तभी वो कहते हैं कि आप क्या बोल रही हो दीदी, आपको कुछ अंदाजा भी है आप किस तरीके की बात कर रही हो? तो उसे कहती है कि हाँ, मुझे सब अंदाज़ा है, तुम बस उसके साथ दूर रहो और उससे जितना दूर रहोगी उतना फ़ायदे में रहोगी। तुम्हें मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और इससे बार बार मैं तुम्हें एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करूँगी। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर छोटी को समझ में आता है कि कुछ तो ऐसी बात हुई है जो बहुत ज़्यादा मतलब दिल को एकदम हर्ट करने वाली है, या कुछ ऐसी बात कर दी है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो वो वहाँ से जाती है और वंशिका दीदी को फ़ोन कर रही रहती है, लेकिन वंशिका ने एक बार भी फ़ोन को पिकअप नहीं किया रहता है। वो एक तरीके से वो फ्रीज थी, चुप थी, वो क्या बोलती उसे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था और वो चुपचाप वहाँ पर खड़ी हुई थी।
चौथाई वो अपने कार जो रहती है वो अपने अपार्टमेंट के बाहर लेकर जाती है, और जैसे ही वो कार से बाहर निकलती है तो इतनी तेज बारिश होने लग जाती है। बिन मौसम बरसात तो कभी भी हो ही जाता है, और इतने अच्छे से बिन मौसम बरसात होने लग गई थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे वो। मतलब उसको तो एक तरीके से इतना रोना आ गया था कि उसके रोने का लेवल भी इतना ज़्यादा हाई हो चुका था कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या नहीं करे, और और मतलब क्या बोले, उसको क्या समझाए, वो कुछ भी नहीं हो रहा था। वो लिटरली उस बारिश में भीगते हुए एकदम से नीचे बैठ जाती है अपने घुटनों पे, और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है कि मुझे मेरे कैरेक्टर के ऊपर जज कर दिया, मुझे एक वुमेनाइजर कह दिया, मुझे प्ले गर्ल कह दिया, मेरी बात तक नहीं सुनी, मेरी मोहब्बत ने मेरा ही मुझे ही नीलाम कर दिया। जिंदगी कितनी अच्छी होती ना कि जब कोई किसी के दिल पे आता नहीं है, जब तक कोई हमारी ज़िंदगी में नहीं आता है, हम मस्ती मजाक करते रहते हैं। मैंने आज तक लड़कियां ने मुझसे बहुत अट्रैक्ट हुई, बस सब कुछ किया। और रही बात बॉयफ्रेंड बनाने वाली बात, अरे उस वक्त तो मैंने इसलिए सिर्फ बॉयफ्रेंड बनाया था क्योंकि वो लड़के ने मुझे सिर्फ इतना झूठ बोला था, उसने मुझे सिर्फ ये कहा था कि वो कैंसर की स्टेज पर है, वो लास्ट है, कि उसके साथ वो सिर्फ एक हफ्ता उसके उसके साथ अच्छे से रहे, उसे खुशहाली की तरह रखे। बस यही उसने मुझे बोला था, और यही एक रीज़न था जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। वो वैसे भी जाने ही वाला है, मुझे क्या पता था कि वो मुझसे उसने एक अपने दोस्तों से बेट लगाई थी कि मुझे गर्लफ्रेंड बना के कूलेस्ट लड़की को यहाँ की गर्लफ्रेंड बनाते हुए दिखाए। बट मैं उस समय काफ़ी नादान थी, पर जब मुझे ये सब बातें पता चली तब से तो मेरा बिहेवियर ही चेंज हो गया। बट ये बात ये कैसे समझेंगी, इन्होंने तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक वुमेनाइजर का टैग दे के चली गई हैं। वुमेनाइजर, डिड आई डिजर्व टू बी द वुमेनाइजर? एम आई वुमेनाइजर? फॉर गॉड से, कोई किसी को वुमेनाइजर कैसे बोल सकता है? एक लड़की होकर भी इन्होंने मुझे वुमेनाइजर बोलने से पहले 100 बार नहीं सोचा। ये बारिश ये बारिश भी बिन मौसम बरसात है, ये भी शायद से उतना ही तड़प रही है जितना जितना मैं तड़प रही हूँ। ये भी शायद उतना ही रो रही है जितना जितना मैं रो रही हूँ। आज तक कभी जिंदगी में किसी ने इतनी बेइज्जती नहीं करी, आज किसी ने बेइज्जती तो कर ही दी, साथ ही साथ इस तरीके से जिंदगी कर दी है कि आज पहली बार मैं अपने आप से मुंह नहीं मिला पा रही हूँ। मेरी मोहब्बत ने मुझे ही नीलाम कर दिया, मुझे वुमेनाइजर बोल दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि किसी के दिल पे ये बातें कितनी तेजी से चुभेगी। जिस लड़की के आने से मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट आया, जिस लड़की के होने से मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी एक अलग लेवल पे जाएगी, एक लेवल अलग होगा, उस लड़की ने मुझे वुमेनाइजर कह दिया। क्या क्या वुमेनाइजर हूँ मैं? वुमेनाइजर हूँ मैं? बहुत बड़ी वुमेनाइजर हूँ। ऐसे कह के यहाँ पर जो हमारी वंशिका रहती है वो काफ़ी ज़्यादा रोए जा रही रहती है, और वो बारिश में भीगते हुए अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर रही रहती है। मतलब वो अपार्टमेंट के बाहर वो गाड़ी को उसने पार्किंग लॉट पे लगाया रहता है, लेकिन पार्किंग लॉट में भी मतलब ऐसे शेड्स नहीं रहते हैं, ना वो किसी चीज़ होती। बारिश में भीगते हुए वो गाड़ी के नीचे बैठते हुए इतना रो रही रहती है, इतना रोती है कि कम से कम आधे घंटे तक रोती है। और उसका जो मोबाइल रहता है
वो कार के अंदर रहता है और यहाँ पर जो हमारी छोटी रहती है वो फ़ोन लगाए जा रही रहती है, लगाए जा रही रहती है। और ऐसा नहीं है कि उसे बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी, क्योंकि उसे ये समझ में आ गया था कि कुछ शायद से ऐसी बात हो चुकी है कि जिसकी वज़ह से दीदी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में है और इस तरीके से हुआ है। शायद वो ये सोच रही थी कि मैंने जिस तरीके से इन्हें पुश किया या पुल किया किसी चीज़ के लिए, मेरी एक बेवकूफ़ी की वज़ह से ये तीनों को ये चीज़ें भुगतनी ना पड़े। ये सोचकर वो ये उसके दिमाग में ये चीज़ रहती है। अब उसके दिमाग में ये चल रहा रहता है कि उसे पता लगाना है क्या हुआ है। थोड़ी देर में यहाँ पर जो आरोही रहती है वो आते से अपनी बहन को बोलती है, क्या कर रही हो तुम मोबाइल हाथ में लेके? आजकल तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा चलने लगा है। तो उसे कहती है कि क्या हो गया है आपको? आप क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा कर रही हैं? कुछ चीज़ ऐसी हुई है क्या जो मतलब सही नहीं है? तो उसे कहती है कुछ भी, सब सही है। फ़ोन हाथ में दो मेरे और जाओ चुपचाप सो जाओ चेंज करके। और आइंदा के बाद वंशिका वंशिका ये सब मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम जा रही हो कि नहीं? यहाँ पर ये जो वो बोल देती है तो यहाँ पर चुपचाप जो हमारी आरोही की बात सुनकर जो वहाँ पे छोटी रहती है वो चुपचाप चली जाती है। हालांकि उसे भी काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि दीदी इतनी ज़्यादा गुस्से में क्यों है। थोड़ी देर में वंशिका यहाँ से उठती है और अपना जो मोबाइल रहता है वो कार में ही रहती है, और कार उसका जो होता है ना ऑटोमेटिक लॉक वाला, वो उस पर लॉक कर देती है। फ़ोन बज रहा रहता है, उसे कोई भी सुध-बुध नहीं रहती है। धीरे-धीरे वो अपने अपार्टमेंट में जाती है, अपने घर पे जाती है और चुपचाप वहाँ पर जाकर एकदम से साइलेंटली तरीके से जाती है। और जहाँ वो ऑलरेडी पानी में भीगी थी, वो पता है टैप के नीचे जाकर भी वो पानी में भीग रही रहती है। वो मतलब ऐसा होता है कि उसने ना मतलब इतना ज़्यादा भीगे जा रही थी, इतनी भीगे जा रही थी, भीगती जा रही थी, भीगती जा रही थी। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई इससे ज़्यादा वो बीमार भी हो सकती है। लेकिन कहते हैं ना कि जब दिल पे बहुत ज़्यादा चोट लगती है ना तो कुछ ना कुछ होता है। दूसरी तरफ आरोही जो रहती है वो बोलने को तो बहुत ज़्यादा सख्त तरीके से बन गई थी। मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि भाई उसने बोल दिया अब उसका ख़त्म। लेकिन आरोही का भी यहाँ दिल मचलने लग गया था। उसे भी काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने किसी के साथ कुछ ज़्यादा हर्ट कर दिया है कि नहीं। तभी वो ये सोचती है कि ये सब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आई नो कि मैं अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हूँ। मुझे पता है कि मुझे मुझे उससे लाइकिंग होने लग गई है, मुझे वो पसंद आने लग गई है। बट इसका कोई कोई भी चीज़ का समाधान नहीं है। कल जाके आज नहीं तो कल ये रिलेशनशिप्स इज नॉट वैलिड एट ऑल। एंड सडनली वो ये सब चीज़ें अगर ये सोच ये होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे मुझे बस इतना समझना है कि ये सब नहीं है। आई एम सॉरी, आई हर्ट यू सो बैडली, आई एम सॉरी। बट आई होप कि तुम कभी ये चीज़ को समझोगी और मुझसे जितना दूर हो सकता है उतना दूर रहोगी। ये बोलकर आरोही करती है। लेकिन आरोही को भी ना बहुत डर लग रहा रहता है कि उसे ऐसा लगता है कि उसने एक्चुअली में ना वंशिका का गुस्सा भी देखा था। तो उसे ऐसा लगता है यार वो गुस्से में आकर कुछ कर ना दे, उसको कुछ ऐसा ना हो जाए। उसको उस तरीके का जो डर लग रहा रहता है ना वो भी लग रहा रहता है। तभी वो मोबाइल की तरफ देखती है। उसको ऐसा लगता है कि वो एक मैसेज ड्रॉप करे या नहीं करे, लेकिन फिर भी वो भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है और मैसेज ड्रॉप नहीं करती है। थोड़ी टाइम के बाद जब यहाँ से वो मतलब अपने निकलती है वॉशरूम से, और निकल के वहाँ से शांति से मतलब ऐसे सो जाती है। और वो मतलब इतनी बड़ी वाली रहती है कि पूरे बाल उसके गीले रहते हैं, उस गीले में ही सो जाती है। और ये पूरी रात इस तरीके से बीत जाती है। जब मॉर्निंग का टाइम होता है तो यहाँ पर जो आरोही रहती है वो सुबह उठती है। और अब उसका मतलब उसको भी रात भर तो उसको भी नींद नहीं आई रहती है, उसको भी घबराहट होती है, चिंता होती है। उसको भी मन में ऐसा लगता है कि यार मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। उसको भी मन में मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही रहती है हर एक एक चीज़ की। लेकिन फिर भी वो क्या सोचती है कि यार मुझे तो बस मैं उसकी ट्यूटर हूँ, उसे एक सही गाइडेंस देना है। और मोहब्बत का मतलब प्यार का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि ऑल टाइम उससे मिलना है वगैरह। सम टाइम लव इज़ अ सिंपली मीन्स दैट ना कि उसको खुशी तरीके से देख लूँगी तो भी अच्छा लगेगा। ये सोचकर वो यहाँ से चली जाती है। कहाँ पर? तैयार होने के लिए। दूसरी तरफ जो छोटी रहती है हमारी वो स्कूल जाती है। अब जब वो स्कूल जाती है तो
वहाँ पर ना वो भी बहुत साइलेंटली बैठी रहती है, शांत शांत सी बैठी रहती है। हालांकि उसको ऐसा लगता है कि उसकी कुछ नादानी या उसकी कुछ गलत हरकतों की वजह से अब शायद से सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। वो कहीं ना कहीं अपने आप को ब्लेम कर रही थी, क्योंकि उन्होंने आरोही दीदी का कल गुस्सा देखा था, तो उसको ऐसा लग रहा था कि कुछ तो मतलब ऐसा हुआ है कि मेरी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स उठी है। तो उसको ना बुरा लगता है। तभी वो वहाँ पे बैठी रहती है। तभी वहाँ से मैम आती है और मैम आकर बोलती हैं, साइलेंस प्लीज, साइलेंस। तभी वो उसको बोलती है कि मैं तो वैसे भी साइलेंट हूँ, ये किसको साइलेंट बोल रही है। थोड़ी देर में यहाँ से जो हमारी छोटी रहती है, उसके कानों में एक आवाज़ गूंजती है, और वो आवाज़ रहती है कि फ्रेंड्स, वो ऐसे बोलते हैं, स्टूडेंट्स, लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस अ वन गर्ल। ये हमारे कॉलेज में, ये हमारे स्कूल में अभी अभी आई हैं, और ये ट्रांसफ़र स्टूडेंट हैं, जिनके डैड का ट्रांसफ़र यहाँ पर हुआ है, तो अब ये यहाँ पर आई हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे से कोऑपरेटिव रहें, अच्छे से समझें, और इनकी उतनी ही हेल्प करें जितनी आप अपने नॉर्मल फ्रेंड्स की भी करते हैं। सो हैविंग अ वेरी गुड फ्रेंडशिप टू। तो इस तरीके से वो बोल रही रहती हैं। तभी ये जो हमारी छोटी रहती है, वो भैया कुछ नज़र उठा के नहीं देखती, कुछ नहीं देखती। उसे लगता है कौन आया कौन नहीं आया, ऐसे मतलब उसको लेना देना नहीं होता है। तभी वो जो एक क्यूट सी लड़की रहती है, वो एकदम से आकर उसे बोलती है, क्या आप मुझे अलाउ करोगे कि मैं यहाँ आकर बैठ जाऊँ। तभी छोटी उसको देख के, छोटी कुछ बोलती नहीं है, और छोटी इधर उधर देख के बोलती है, जहाँ बैठना है बैठ जाओ, कोई इशू नहीं है, इतनी बड़ी जगह है, जहाँ मन करे बैठ जाओ, ऐसे बोलती है। तभी उसे बोलती है, आह, लगता है आपका मूड खराब है, कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मे बी आई हेल्प यू। तो उसे बोलती है, नो वन कैन हेल्प मी, नो वन कैन हेल्प मी। तो उसे कहती है, ऐसा नहीं होता है, एनी वन कैन हेल्प यू, बस यू हैव टू बी डिसाइड ऑल दिस थिंग्स। वो इस तरीके से बहुत प्यार से उसे बोल देती है। तभी वो उसे बोलती है, यार तुम हो कौन? ऐसे पहले तो उसका दिमाग इधर उधर होता है, फिर वो उसे देखती है तो उसे बोलती है कि हाय जानशील। तो उसे कहती है कि कोई तो अपनी ही दुनिया में बहुत ज़्यादा बिजी था, कि कोई यहाँ पर आकर बैठा है, उसकी भी कोई वैल्यू तक नहीं है। तो उसे बोलती है, आई एम सॉरी जानशील, वो बस मैं थोड़ी सी टेंशन में थी। तो उसे कहती है कि क्यों, कल तो आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थी। तो उसे कहती है, यार वो कल के बाद ही तो टेंशन हो गई यार, शायद से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कुछ पचकानी हरकतों की वजह से, और कि मेरी दीदी और उनकी ट्यूटर के बीच में ना लड़ाई झगड़े हो गए। तो उसे बोलती है कि ओ, आपको ऐसा लगता है? तो उसे कहती है कि हाँ, मुझे ऐसे ऐसा बिल्कुल लगता है कि शायद मेरी उस बेवकूफ़ियों की वजह से ही ये सब चीज़ें हुई है। तो उसे बोलती है कि हाँ, वैसे आप सोच गलत रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। मे बी उन लोगों का कुछ पर्सनल मैटर हो, भला आपसे कोई ऐसे गुस्सा रह भी कैसे सकता है? आप तो एक अनजान इंसान को भी इतना ज़्यादा कंफर्ट लेवल दे सकती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी वजह से कुछ हुआ होगा। मे बी उन लोगों का कुछ अलग मैटर होगा। तो उसे कहती है कि पता नहीं यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और मैं ये सोच रही हूँ कि अगर ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, तो हाउ कुड आई हैंडल ऑल द इश्यूज, एंड मैं कैसे ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं। तो उसे बोलती है कि आप जितना सोचेंगी ना उतना होगा, लेट लेट देम डिसाइडेड थिंग्स। बाय द वे, मैं यहाँ पे न्यू हूँ और मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, तो आप ही मेरी हेल्प करेंगी। तो उसे कहती ये भी कुछ बोलने वाली है, कल पता है मैं तुमसे तुम्हारा नाम जान, मैं कल तुमसे, मैं पता है कल लिटरली पहली बार ये सोच रही थी कि मैं यहाँ पर सबसे पूछूं। मैं लिटरली मतलब तुम्हारे कोई कांटेक्ट नंबर या कुछ लेने का सोच रही थी, बट पता है हुआ ऐसा कि आप तो स्पीड में मतलब चले ही गए, ऐसे कुछ मतलब मैं कांटेक्ट भी नहीं कर पाई आपको। तो उसे कहती है कि कोई बात नहीं, हमारा मिलना लिखा था तो देखिए ना, हम मिल ही गए हैं किसी ना किसी तरीके से। वो कहती है, हाँ ये बात भी अच्छी है, और मुझे इस बात पे बहुत अच्छा भी लगा आपसे मिलकर। दूसरी तरफ यहाँ पर जो आरोही रहती है, वो अब जाती है, भैया उसको तो जाना रहता है अपनी स्टडीज़ वगैरह
करवाने के लिए, मतलब वो ट्यूटर रहती है तो उसका बहुत मन होता है, वो जाती है। लेकिन पता है यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे ही वो घर पर जाती है तो वो रिंग करती है, तो पहले तो मेड्स वगैरह उठाती नहीं है। फिर जैसी मेड वगैरह वहाँ पर आती हैं बात करने के लिए, तभी उसे बोलती हैं कि हेलो। तो वो कहते हैं कि दीदी आप यहाँ पर, तो कहती है कि क्या मतलब, मैं तो रोज ही आती हूँ ना। तो उसे कहती है कि हाँ बट वो कहती है कि बट क्या। तो कहती है कि पर वंशिका दीदी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो कहती है कि क्यों, क्या हो गया उसकी उसकी उनकी तबीयत को। तो कहती है कि उनको उनको हाई फीवर है। तो कहती है बट ये कैसे हुआ हाई फीवर। तो उसे कहती है कि वो उनको फीवर आ गया बहुत ज़्यादा, शायद कल ना वो बहुत मतलब एकदम पानी में, शायद से वो पानी बारिश में ऐसे भीगी हैं। तो उसे कहती है क्या मैं उनको देख सकती हूँ। कहती है वो बेडरूम में है, आप चाहो तो देख सकते हो। तो उसे कहती है ठीक है। तो यहाँ से ये जाती हैं, बेडरूम में जाती है देखने के लिए। तो वंशिका ने अपनी आँख वगैरह कुछ भी नहीं खोली रहती है, वो मतलब ऐसे एकदम साइलेंट तरीके से बैठी रहती है, मतलब लेटी रहती है, आँख नहीं खोली रहती है। और उसको जैसी वो उसकी बॉडी को टच करती है, उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा तरीके से, मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, मतलब जलने लगती है बॉडी। और जलते हुए वो देखती है ना, तो वो देखती रह जाती है कि भाई पूरी तरीके से बॉडी जल रही है। तभी उसे बोलती है आपने क्या डॉक्टर को नहीं बुलाया। तो उसे बोलती है कि मैम हमने डॉक्टर्स वगैरह को सब कुछ बुलाया है और डॉक्टर्स अभी आते ही होंगे। तो कहती है कोई इतना लेट कैसे कर सकता है, डॉक्टर के आने का आप लोग ऐसे कैसे वेट कर सकते हो। आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर उनकी प्रेजेंस होना, उनका सही होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं। तो वो उसे कहती है कि हम सब समझ रहे हैं बट प्रॉब्लम ऐसी है कि हम क्या बोलें, वो तो मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे नहीं आ रहा है समझ में। मैम हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो कहती हैं ऐसा आपको लगता है कि आपके हाथ में नहीं है, आप डॉक्टर को फ़ोन करिए। फिर यहाँ से जो डॉक्टर को बोलते हैं, डॉक्टर्स को बुलाने के लिए, डॉक्टर आने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो जब डॉक्टर्स आधे घंटे के गैप में आता है, तब तक आधे घंटे का जो गैप रहता है, इसमें जो हमारी वंशिका को बहुत अच्छे से जो पट्टी होती है ना, वो आइस में पट्टी डाल के उसको ठंडा ठंडा करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि उसका फीवर 104 डिग्री या 105 डिग्री था और बहुत ज़्यादा हाई था। अब आगे देखते हैं होता है क्या है कि किसी को इतने बुरे तरीके से हर्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन कहते हैं ना प्यार इज़ ऑल अबाउट द हर्टिंग। अब करके भी क्या सकते हैं।